वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। टेस्ट नंबर 4 लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। फोकस करेंगे बायोलॉजी के प्रश्नों पर और टॉपिक है बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। तो आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 है। आज डेट हो गई है 3 जुलाई 2020 जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा सही नहीं है, मतलब इनकरेक्ट, गलत की पहचान करनी है। जो ब्लड होता है ना, ब्लड प्लाज्मा गहरे लाल रंग का पदार्थ है और यह रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। इसमें केवल जल और प्रोटीन पाए जाते हैं क्या? बस देखिए, पहली बात तो जो रक्त प्लाज्मा होता है, जो ब्लड प्लाज्मा होता है, वो गहरे लाल रंग का नहीं होता, हल्के पीले रंग का होता है। कैसा होता है? हल्के पीले रंग का होता है। एलिमिनेट करो तो। और यह रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। दूसरा वाला करेक्ट है। और ऐसा नहीं है कि इसमें जल पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। माना कि जल इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन और भी बहुत सारे खनिज तत्व इसमें पाए जाते हैं, आयन पाए जाते हैं जल और प्रोटीन के साथ। गलत है ये वाला भी, डी भी, मतलब 3 वाला भी। तो इनकरेक्ट ढूंढना था हमको, तो ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये सेकंड वाला करेक्ट है। तो जहाँ जहाँ सेकंड है वो तो होगा नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3। तो प्लाज्मा जो है हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है, ना कि गहरे लाल रंग का। गलत है पहला स्टेटमेंट। दूसरा वाला करेक्ट है, क्योंकि यह रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है और इसमें संगठित पदार्थ लगभग 45% होते हैं। तीसरा वाला भी गलत है, क्योंकि प्लाज्मा में 90 से 92% जल पाया जाता है और 6 से 8% प्रोटीन पाया जाता है। इसके साथ साथ अनेक खनिज तत्व पाए जाते हैं इसमें, जैसे Na+, Ca+, Mg+ और Cl इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन रुधिर के संगठित पदार्थ का भाग नहीं है? बताइए इसमें कौन सा है जो ब्लड कॉम्पोजिशन का पार्ट नहीं है। इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा या प्लेटलेट्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, प्लाज्मा प्लेटलेट्स। हिंदी में बोलते हैं उनको लाल रुधिर कणिकाएँ और इनको श्वेत रुधिर कणिकाएँ। तो देखिए, रुधिर के संगठित पदार्थ हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा इसका पार्ट नहीं है। तो देखिए, लाल रुधिर कणिका आरबीसी और श्वेत रुधिर कणिका हो गई, और साथ ही पट्टिकाणु जिनको बोलते हैं प्लेटलेट्स को संयुक्त रूप से रुधिर या रक्त का संगठित पदार्थ कहते हैं और ये रक्त का 45% भाग बनाते हैं। प्लाज्मा इसका पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, बिना थक्का स्कंदन कारकों के प्लाज्मा सीरम कहलाता है और फाइब्रिनोजेन नामक प्लाज्मा प्रोटीन रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो देखिए, कथन 1 करेक्ट है, बिना स्कंदन कारकों के प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। दूसरा भी करेक्ट है, क्योंकि फाइब्रिनोजेन नामक प्लाज्मा प्रोटीन थ्रोम्बिन एंजाइम की सहायता से फाइब्रिन में बदल जाता है और रक्त का स्कंदन या थक्का मुख्यतः इसी फाइब्रिन धागे के जाल से बनता है। थ्रोम्बिन की रचना प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन से होती है। इसके लिए थ्रोम्बोकाइनेज और थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम समूह की जो है आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। कथन ए है कारण है, अगर व्याख्या करेगा तो ये होगा, व्याख्या नहीं करेगा, नहीं स्पष्टीकरण नहीं करेगा तो ये होगा, कोई गलत सही होगा तो इनमें से आंसर दिया जाएगा। तो कथन ए कहता है इरिथ्रोसाइट, क्या कहता है कथन ए? इरिथ्रोसाइट लाल रंग की कोशिकाएं हैं। इरिथ्रोसाइट यानी लाल रुधिर कणिकाएं की बात हो रही है। लाल रंग की कोशिकाएं हैं। कारण क्या है इनका लाल होने का? इनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। देखिए, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इरिथ्रोसाइट या लाल रुधिराणु लाल रंग की कोशिकाएं हैं, ये भी सही है, और इनका निर्माण जो है वो बोन मैरो में होता है, मतलब लाल अस्थि मज्जा में होता है। ये दोनों करेक्ट है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि लाल रंग की कोशिकाएं हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा के कारण होता है, इसलिए लाल रंग की है। हीमोग्लोबिन एक पदार्थ पाया जाता है, उसके कारण ये लाल रंग की होती हैं। गलत है, मतलब दोनों के दोनों करेक्ट हैं लेकिन स्पष्टीकरण नहीं करता है, तो इसलिए बी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, क्योंकि इरिथ्रोसाइट या लाल रुधिर कणिकाओं का रंग लाल एक लौह युक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है।
वयस्क अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएं लाल अस्थि मज्जा में बनती हैं, वो करेक्ट है। और तथा इनका विनाश जो है वो स्प्लीन या प्लीहा में होता है, लाल रक्त कणिकाओं का, जिसको कब्रिस्तान बोला जाता है। अधिकतर ये प्रश्न बहुत पूछते हैं, एसएससी का फेवरेट प्रश्न है ये कि लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान किसको बोला जाता है, तो स्प्लीन या प्लीहा को बोला जाता है। वहाँ ये मर जाती हैं। वो बनती कहाँ है, बोन मैरो अस्थि मज्जा में। तो देखिए अधिकतर स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं मिलते हैं तथा इनकी आकृति जो है वो उभयावतल होती है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। श्वेत रुधिर कणिकाओं यानी WBC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, इनमें हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है WBC में और इनमें केंद्रक का अभाव होता है। इनकी संख्या RBC से अधिक होती है। देखिए RBC की संख्या ज़्यादा होती है, WBC की कम होती है, तो इसलिए गलत हो जाएगा तीसरा वाला स्टेटमेंट। केंद्रक इनमें होता है, ये भी गलत है। इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ये वाला करेक्ट है। केवल पहला यहाँ पर करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो कथन ए सही है, हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण और गहरे हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण और रंगहीन होने के कारण ल्यूकोसाइड को श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी WBC कहते हैं। दूसरा गलत है क्योंकि इनमें केंद्रक पाया जाता है WBC में। तीसरा भी गलत है। लाल रुधिर कणिकाएं सभी कोशिकाओं में संख्या में अधिक होती हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग 50 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर तक होती हैं, जबकि जो WBC होती है श्वेत रुधिर कणिकाएं वो कितनी होती हैं, औसतन 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर। और इनका जीवन काल, औसत जीवन काल जो होता है वो लाल रुधिर कणिकाओं के 120 दिन की अपेक्षा कम होता है। यानी 120 दिन किसका हुआ, RBC का हुआ, WBC का कम हो गया। प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु का निर्माण इनमें से कौन सी कोशिकाओं के विखंडन से होता है, बताइए। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, मेगाकैरियोसाइट या फिर ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट क्या है इसका उत्तर। पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स का निर्माण इनमें से कौन सी कोशिकाओं के विखंडन से होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेगाकैरियोसाइट, ऑप्शन नंबर सी। तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। ये अस्थि मज्जा, बोन मैरो की विशेष कोशिका मेगाकैरियोसाइट के टुकड़ों में विखंडन से बनती हैं। रक्त में इनकी संख्या 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव रक्त का ब्लड ग्रुप AB तथा O समूहों में वर्गीकरण का आधार है। क्या है ABO का आधार, बताइए। देखिए इनका आधार है लाल रुधिर कणिकाओं पर प्रतिजन A अथवा B की उपस्थिति या अनुपस्थिति। क्या है, RBC पर प्रतिजन A अथवा B की उपस्थिति या अनुपस्थिति। WBC को एलिमिनेट कर दीजिए जहाँ जहाँ WBC है। तो मानव के रक्त का 4 समूहों में वर्गीकरण का आधार है। लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर दो प्रतिजन A अथवा B की उपस्थिति या अनुपस्थिति। इन प्रतिजनों का मुख्य कार्य शरीर में प्रतिरक्षा अनुक्रिया को प्रेरित करना है। प्रतिरक्षी वे प्रोटीन होते हैं जो प्रतिजन के विरुद्ध पैदा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, अधिक तनाव की स्थिति में रक्तदाब सामान्य से ज़्यादा हो जाता है। एक तरह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सामान्य रक्तदाब जो होता है 130/80 mmHg होता है। देखिए सामान्य सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बताइए सही है गलत दूसरा वाला। रक्तदाब मान में जो Hg है ना, Hg वो हाइड्रोजन गैस को संदर्भित करता है। देखिए रक्तदाब मान में जो Hg है वो हाइड्रोजन गैस को संदर्भित नहीं करता, वो पारे को करता है। पारे को किसको करता है, पारे को करता है। थर्ड को एलिमिनेट करो तो बताना क्या है, करेक्ट बताना। और सामान्य रक्तदाब जो होता है ना वो 120/80 होता है mmHg, 130 नहीं होता है। इस चीज़ को, ये बेसिक सी चीज़ है, इसको पता होना चाहिए, चाहे आप UPSC सिविल सेवा की तैयारी में लगे हो या ना लगे हो। अधिक तनाव की स्थिति में रक्तदाब सामान्य से ज़्यादा हो जाता है, करेक्ट है। केवल पहला ही करेक्ट है यहाँ पर, 1 C हो जाएगा इसका उत्तर। तो कथन 1 सही है। अति तनाव रक्तदाब की वह अवस्था है जिसमें रक्तचाप जो है सामान्य से अधिक होता है। दूसरा वाला गलत है क्योंकि सामान्य रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। इस मापदंड में 120 मिलीमीटर Hg को
प्रकुंचन या पंपिंग दाब, और 80 को मिलीमीटर Hg को अनुशीतलन या विराम काल रक्तदाब कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति का रक्तदाब बार बार मापने पर भी 140/90 या इससे अधिक होता है तो वह अधिक तनाव प्रदर्शित करता है। सामान्य क्या है? यह है। तीसरा भी गलत है, क्योंकि रक्तदाब के मान जैसे 120 mmHg में जो Hg है उसका तात्पर्य है मरकरी, मतलब पारा, हाइड्रोजन गैस नहीं है, हाइड्रोजन गैस नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए तो निम्नलिखित में से किसमें 4 कक्षीय हृदय नहीं पाया जाता? 4 चैम्बर्ड हार्ट इसमें किसमें नहीं पाया जाता? देखिए, मैमल्स में तो पाया जाता है, स्तनधारियों में, मनुष्य में तो पाया जाता है ना। कितने हृदय हैं आप में, मतलब कितने कक्षीय हृदय आपका? 4 कक्षीय हृदय, 2 निलय होंगे उसमें, 2 अनिल्द होंगे। तो इसमें देखिए मगरमच्छ का, रेप्टाइल में वैसे तो 3 होता है, लेकिन मगरमच्छ उसका अपवाद है। पक्षी वर्ग में भी 4 चैम्बर्ड होता है, 2 निलय 2 अनिल्द। और डी गलत हो जाएगा इसका आंसर। मछली में जो है 4 कक्षीय हृदय नहीं पाया जाता। तो इसका आंसर क्या कर लगाओगे? ऑप्शन नंबर डी, मछली। तो देखिए, सभी कशेरुकियों में कक्षों से बना हुआ पेशी हृदय होता है। मछली में 2 कक्षीय हृदय होता है, एक अलिंद तथा एक निलय। उभयचरों तथा सरीसृपों में हृदय जो है वो 3 कक्षीय होता है। 3 कक्षीय मतलब 3 चैम्बर्ड होता है। 3 कक्षीय में 2 अलिंद होते हैं, एक निलय होता है। किंतु मगरमच्छ इसका अपवाद है, मगरमच्छ एक्सेप्शन है। मगरमच्छ इसमें 4 चैम्बर्ड होता है, 2 अलिंद 2 निलय, जबकि मगरमच्छ रेप्टाइल है। लेकिन इसका अपवाद है कि इसमें जो है 4 कोष्ठीय हृदय होता है। मगरमच्छ पक्षियों तथा स्तनधारियों में हृदय जो है वो 4 कक्षों का बना होता है। 2 अलिंद होते हैं और 2 होते हैं इसमें निलय। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताएं कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और मेढक में भी खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद परिसंचरण तंत्र जो होता है ना वो अधिक लाभदायक होता है, अधिक यूज़फुल होता है बंद परिसंचरण तंत्र। देखिए, परिसंचरण तंत्र जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। काकरोच यानी तिलचट्टे में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और मेढक में जो है वो बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। दूसरा वाला गलत है, जहाँ जहाँ 2 उसको काट दो। तो तीसरा वाला करेक्ट है, बंद परिसंचरण तंत्र जो है वो अधिक लाभदायक होता है। तो सी हो जाएगा इसका आंसर, 1 और 3। तो देखिए, परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, खुला और बंद। कॉकरोच और तिलचट्टे में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। उदाहरण है ऑर्थोपोडा तथा मोलस्क इसके। ये कॉकरोच जो है यूपीपीसीएस का फेवरेट है, इससे क्वेश्चन पूछता रहता है। अभी हाल ही में पूछा था कि इनमें से किस जानवर को मारेंगे उसमें से जो है ब्लड नहीं निकलेगा। तो तिलचट्टे को जब मारते हैं ना कॉकरोच को, तो उसमें लाल रक्त नहीं निकलता है, इसमें वो येलो टाइप का लिक्विड जैसा निकलता है, वो भी गाढ़ा जैसा होता है। तो इसमें खून नहीं होता तिलचट्टे को मारने पर। बाकी बरूथी जूं जांकू उसमें कोई ऑप्शन था क्या? एक इस तरह से कोई प्रश्न पूछा था हाल ही में किसी परीक्षा में, तो उसमें भी निकल जाता है, लेकिन तिलचट्टे को मारोगे तो खून नहीं निकलेगा इसमें से। अब देखिए, एनेलिडा तथा कशेरुकी में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और जो मेढक है ना, मेढक एक कशेरुकी संघ का एम्फीबियाई वर्ग का जीव है। तो गलत है दूसरा स्टेटमेंट, क्योंकि मेढक में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण में हृदय द्वारा रक्त को रक्त वाहिनियों में पंप किया जाता है, जो कि रक्त स्थान मतलब कोटरों में खुलता है। बंद परिसंचरण तंत्र जो है ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें एक दूसरे से जुड़ी रक्त वाहिकाओं या वाहिनियों के जाल में प्रवाहित होता है। रक्त जो होता है वो वाहिनियों के जाल में प्रवाहित होता है, जिसे आसानी से नियमित किया जा सकता है इसको। तो अधिक लाभदायक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। मेढक में पाया जाता है बंद परिसंचरण तंत्र और कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो 1 और 3 करेक्ट है। तो देखिए, 10 प्रश्न थे ये इम्पोर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।